राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, एक औरत के आत्मसम्मान की है। यह कहानी उन लाखों बेटियों की है जो सालों तक चुपचाप सब कुछ सहती रहती हैं, लेकिन एक दिन अचानक तय कर लेती हैं कि अब और नहीं। मेरा नाम रीमा है। आज जब मैं यह कहानी लिख रही हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो दिन फिर से घूम जाता है जब मेरी माँ को इस घर से अपमानित करके भेजा गया था। उसी दिन मेरे अंदर कुछ ऐसा टूट गया था जो शायद कभी पूरी तरह से जुड़ नहीं पाया। शादी को 4 साल हो चुके थे। 4 साल कितने लंबे लगते हैं ना। इन 4 सालों में मैंने सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक इस घर के लिए खट्टी रसोई, बर्तन, कपड़े, सास की दवाइयाँ, ननद की पढ़ाई, पति का टिफिन, सब कुछ। कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी किसी के सामने आँख नहीं उठाई, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि बहू को घर की इज्जत रखनी चाहिए। लेकिन जिस दिन मेरी माँ की इज्जत छीन गई, उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि घर में मेरी माँ का सम्मान नहीं, वहाँ मेरा भी कोई भविष्य नहीं। चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। सुबह के लगभग 10 बजे थे। बाहर हल्की धूप निकली हुई थी। मैं रसोई में चाय बना रही थी। अचानक गेट की घंटी बजी। मैंने देखा तो माँ खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा बैग, चेहरे पर वही प्यार भरी मुस्कान जो हमेशा रहती थी। बेटी पास आ गई तो सोचा मिल ही लूं, माँ ने हल्के स्वर में कहा। मैं खुशी से बाहर भागी, माँ को अंदर ले आई, उन्हें बिठाया, पानी दिया, चाय बनाने लगी। इतने में सास विमला देवी कमरे से निकली। उनके चेहरे का रंग देखते ही बदल गया। कौन आई है? उन्होंने पूछा। माँ आई है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सास ने माँ की तरफ देखा। कोई नमस्कार नहीं, कोई मुस्कान नहीं, बस एक ठंडी निगाह। अरे, इतनी जल्दी जल्दी आने की क्या जरूरत पड़ जाती है? सास की आवाज़ में साफ नाराजगी थी। हर महीने आना ज़रूरी है क्या? हमारा घर कोई धर्मशाला थोड़ी है। माँ चुपचाप मुस्कुरा दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना दुपट्टा संभाला और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उन्होंने छुपाने की कोशिश की। मैंने बीच में इंटरवीनिंग किया। माँ थोड़ी देर के लिए आई हैं, चाय पीकर चली जाएंगी। लेकिन सास रुकने वाली नहीं थी। थोड़ी देर? कितने महीने भी आई थी, इससे पहले भी। लगता है इनके घर में कोई काम ही नहीं रहता। बेटी के सहारे ही जीना है इनको। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, बहू मैं जाऊं, तुम्हें तकलीफ ना हो। मैंने माँ का हाथ पकड़ा। माँ आप आइए मत, जाइए मत। लेकिन सास ने फिर कहा, जाने दो, यहाँ आकर सिर्फ सिरदर्द बढ़ाती हैं। इस घर में उनकी कोई इज्जत नहीं, बार बार आकर हमारा सिर ही मत खाया करें। माँ चुपचाप उठी, अपना दुपट्टा संभाला, मेरे हाथ पर मेरे माथे पर हाथ फेरा, फिर बिना एक शब्द कहे घर से निकल गई। मैं दरवाजे तक गई। माँ ने मुड़कर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटी, तुम खुश रहना। उस दिन मेरे अंदर कुछ ऐसा टूट गया जो शायद कभी किसी ने नहीं जोड़ सकता। मैं वापस रसोई में आई। हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया, क्योंकि इस घर में रोने की इजाज़त नहीं थी। शाम को पति निखिल ऑफिस से आए। मैंने उनका टिफिन लिया, पानी दिया, फिर धीरे से पूछा, आज आपकी माँ ने मेरी माँ की बहुत बेइज्जती की है। उनके बारे में आपको कुछ पता है? निखिल ने बिना मेरी तरफ देखे टीवी चालू कर दिया और कहा, गुस्से में बोल दिया होगा। तुम भी बात को बढ़ाया मत करो। सिर्फ इतनी सी लाइन, उन्होंने मेरी माँ का अपमान दिखाई नहीं दिया। मैंने उस रात खाना बनाया, सबको खिलाया, बर्तन धोए, फर्श पोंछा, लेकिन किसी से एक शब्द नहीं बोली। सबको लगा कि 2 दिन में फिर पहले जैसे हो जाऊंगी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उस दिन रीमा मर चुकी थी और एक नई रीमा जन्म ले चुकी थी। अगले कई दिनों तक घर का माहौल वैसा ही रहा। सास हर छोटी बात पर ताना मारती, मायके वालों की आदत यहाँ मत लाना,
हमारे घर के नियम अलग है। बहू को इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ननद पूजा भी हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिला दी। भाभी को तो बस अपने मायके की ही पड़ी रहती है। मैं हर बार चुप रहती, लेकिन अब मेरी चुप्पी डर नहीं थी, फैसला लेने की थी। मैंने अपने खर्चे कम किए, चाय कम पीने लगी, बाहर का खाना बंद कर दिया, कपड़े कम खरीदे, अपनी सैलरी से मिलने वाली हर बचत अलग खाते में जमा करनी शुरू कर दी। किसी को भनक तक नहीं लगने दी। रात को जब सब सो जाते तो मैं अकेले बैठकर हिसाब लगाती, कितना बचा, कितना और चाहिए। करीब 8 महीने बाद मेरी बचत इतनी हो चुकी थी कि बैंक से लोन लेकर एक छोटा सा फ्लैट बुक कराया जा सकता था। सारे कागज मैंने खुद संभाले। छुट्टी लेकर बैंक जाती, बिल्डर के ऑफिस जाती और वापस आकर ऐसे काम करती जो कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर में किसी को लगा ही नहीं कि जिस बहू को वे हर दिन नीचा दिखाते, वही चुपचाप अपनी नई जिंदगी की नींव रख रही थी। एक दिन सास फिर से मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी। जिस घर की औकात नहीं होती, वही लोग बेटी के सहारे जीते हैं। इस बार मैंने उनकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन तारीख याद कर ली, क्योंकि ठीक 10 दिन बाद मेरे नए घर की रजिस्ट्री होने वाली थी और उस दिन इस घर से सब कुछ बदलने वाला था। रजिस्ट्री की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, मैं पहले से भी ज़्यादा सामान्य रहने लगी, ताकि किसी को कोई जरा सा शक ना हो। सुबह सबसे पहले चाय उठकर बनाती, सास बिमला की दवा समय पर देती, निखिल का टिफिन तैयार करती। पूरे दिन घर का काम वैसे के वैसी जैसे हमेशा करती आई थी। घर वालों को लगता था कि रीमा अब पूरी तरह टूट चुकी है और अब कभी उनके सामने सिर उठाकर खड़ी नहीं होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, जो इंसान चुप हो जाता है, वह अक्सर सबसे बड़े फैसला पहले से ही कर चुका होता है। एक शाम निखिल ने कहा, माँ कह रही थी इस बार बोनस मिलेगा तो घर के ऊपर वाली मंजिल बनवा लेंगे, तुम भी अपनी सेविंग्स दे देना, आखिर सब इसी घर के लिए तो है। मैंने पहली बार बिल्कुल शांत आवाज में पूछा, अगर यही घर मेरा है तो मेरी माँ की इज्जत इस घर में क्यों नहीं है? निखिल कुछ पल चुप रहा, फिर वही पुराना जवाब दिया, हर बात में मायका मत लाया करो। मैं समझ गई थी अब उनसे किसी बदलाव की उम्मीद करना बेकार है। उधर बिल्डर का फोन आया कि रजिस्ट्री के सारे कागज तैयार हो गए हैं और तय तारीख पर समय से पहले पहुंच जाना। मैंने फोन कमरे के बाहर जाकर उठाया ताकि कोई सुन ना ले। सारी रात अलमारी के नीचे रख दी, फाइल को बार बार देखती रही। उस फाइल में सिर्फ कागज नहीं थे, मेरी आने वाली जिंदगी रखी थी। 2 दिन बाद फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया और पूछा, बेटी सब ठीक है ना? तभी सास ने मेरी बात सुन ली और ऊंची आवाज़ में बोली, रोज़ रोज़ अपनी माँ से शिकायत करती रहती होगी, तभी तो उन्हें इतनी चिंता होने लगी रहती है। मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन इस बार आंखों में आंसू नहीं आए। अब दर्द की जगह एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि मुझे पता था कि अब यह सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। रजिस्ट्री से एक दिन पहले रात के खाने पर विमला देवी बोली, कल सब लोग घर पर ही रहना, रिश्तेदार आने वाले हैं। मैंने बिना उनकी तरफ देखे कहा, कल मैं घर पर नहीं रहूंगी, मेरा एक ज़रूरी काम है। सास तुरंत भड़क गई, इस घर से ज़्यादा क्या ज़रूरी काम है? मैंने सिर्फ इतना कहा, कल पता चल जाएगा। मेरे इस जवाब के बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि हमेशा चुप रहने वाली रीमा अचानक इतनी ठंडी और मजबूत आवाज में क्यों बात कर रही है। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह जल्दी उठी, सबके लिए नाश्ता बनाया, चाय रखी, बिना किसी हड़बड़ी के तैयार होने लगी। सास विमला देवी मुझे गौर से देख रही थी। उन्होंने पूछा, कहाँ जाने के लिए इतना सज धज रही हो? मैंने शांत आवाज में कहा, जरूरी काम है, दोपहर तक लौट आऊंगी। उन्होंने फिर से ताना मारा, लगता है मायके वालों ने बुलाया है। मैंने बिना जवाब दिए घर से निकल गई, सीधे रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची। बैंक के कागज पूरे ही हो चुके थे। मैंने एक एक दस्तावेज ध्यान से पढ़ा।
हस्ताक्षर किए और जब अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, अब यह फ्लैट आपके नाम हो गया है, तो पहली बार मुझे लगा मैंने सिर्फ एक घर नहीं खरीदा, बल्कि अपना आत्मसम्मान वापस लिया है। बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन किया। उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने कहा, माँ, अब किसी के सामने सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोपहर में मैं सीधे उसी फ्लैट पर गई। छोटा सा 2 कमरे का घर था, लेकिन वहाँ किसी के ताने नहीं थे। किसी की ऊंची आवाज़ नहीं थी, किसी की बेइज्जती नहीं थी। मैंने दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा और मन ही मन तय किया, इस घर में कभी किसी की इज्जत नहीं छीनी जाएगी। शाम को जब ससुराल पहुंची तो सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सास ने गुस्से में पूछा, कहाँ घूम कर आ रही हो? मैंने अपने बैग से रजिस्ट्री फाइल निकाली और मेज पर रख दी। निखिल ने कागज खोले तो उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। उन्होंने घबराकर पूछा, यह क्या है? मैंने बिल्कुल सीधी नज़र से कहा, आज मैंने अपने नाम पर घर खरीद लिया। कुछ पल के लिए पूरे कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने सबकी आवाज़ ही छीन ली हो। ननद पूजा सबसे पहले बोली, भाभी, आपने हमसे छिपाकर इतना बड़ा काम कैसे कर लिया? सास ने तुरंत कहा, इस घर में रहते हुए दूसरा घर खरीद लिया, इसका मतलब क्या है? मैंने पहली बार बिना किसी डरे उनकी आंखों में देखकर कहा, जिस दिन आपने मेरी माँ को इस घर से अपमानित करके भेजा था, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि जहाँ मेरी माँ की इज्जत नहीं होगी, वहाँ मेरा भी भविष्य नहीं होगा। आज मैंने सिर्फ एक मकान खरीदा है, अपने लिए सम्मान का एक दरवाज़ा खोल दिया। निखिल के हाथों में रजिस्ट्री की फाइल धीरे धीरे नीचे सरक गई। अब उन्हें पहली बार समझ आने लगा था कि रीमा की महीनों की चुप्पी हार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फैसला थी। निखिल ने कांपती आवाज में कहा, रीमा, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा था तो एक बार मुझसे खुलकर बात कर लेती। मैंने उनकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मैंने एक बार नहीं कई बार बात की थी। आप हर आपने यही कहा कि माँ ने गुस्से में बोल देती है। जिस इंसान को अपनी पत्नी की बात ही ना सुनाई दे, उसके सामने बार बार बोलने का क्या फायदा? विमला देवी पहली बार नरम पड़ गई। उन्होंने कहा, हमसे गलती हो गई, लेकिन इतनी सी बात पर घर छोड़ दोगी? मैंने बिना आवाज ऊंची किए जवाब दिया, गलती एक बार होती है, लेकिन किसी की इज्जत रोज रोज तोड़ी जाए उसे गलती नहीं, आदत कहते हैं। मेरी माँ जब भी इस घर में आई, उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। मैं हर बार चुप रही क्योंकि मैं इस घर को बचाना चाहती थी, लेकिन घर सिर्फ दीवारों से नहीं, सम्मान से चलता है। ननद पूजा भी चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी हो गई थी। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि हर बार माँ का साथ देकर उसने एक ही रिश्ते को कमज़ोर किया था। ससुर ने धीमी आवाज़ में कहा, बहू, हम सब ने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। मैंने रजिस्ट्री की फाइल उठाई और कहा, मैं किसी से बदला लेने नहीं जा रही हूँ। मैं बस वहाँ रहूँगी जहाँ मेरी माँ का स्वागत होगा, अपमान नहीं। अगर कभी आपने सच में अपनी गलती का एहसास हो जाए तो इंसान बनकर मिलिएगा, मालिक बनकर नहीं। इतना कहकर मैं अपना छोटा सा बैग उठाकर बाहर निकल गई। इस बार किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब समझ चुके थे कि सामान होने के बाद रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में खबर फैल गई कि रीमा अलग रहने लगी है। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन धीरे धीरे सबको सच्चाई भी पता चल गई। जो लोग पहले मुझे गलत कहते थे, वही अब कहते थे, जिस बहू ने 4 साल तक सब कुछ सहा, फिर भी किसी का अपमान किए बिना अपना रास्ता चुना, उसे गलत नहीं, सही कहा जाता है। करीब 6 महीने बाद निखिल अकेले मेरे घर आए। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ एक बात कही। तब समझ आया कि पत्नी का साथ देना और माँ की हर बात मान लेना दोनों एक जैसी बातें नहीं होती। मैंने उन्हें अंदर बैठने के लिए कहा, चाय दी, लेकिन अपना फैसला नहीं बदला। मैंने साफ कहा,
रिश्ते दोबारा तभी बनते हैं जब भरोसे भी दोबारा बन जाए, और भरोसा शब्दों से नहीं, व्यवहार से लौटता है। आज भी मैं उसी छोटे फ्लैट में रहती हूँ, जहाँ कोई ताना नहीं, कोई ऊंची आवाज़ नहीं, कोई बेइज्जती नहीं। यहाँ सिर्फ शांति है और अपना आत्मसम्मान। मैंने किसी को सज़ा नहीं दी, सिर्फ अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का रास्ता चुन लिया, और यही फैसला मेरी सबसे बड़ी जीत बन गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी कभी लग रहा हो कि चुप रहना सबसे बड़ी मजबूरी है, तो याद रखिए, चुप्पी कभी-कभी सबसे बड़ा फैसला होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। राधे राधे।